गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में सैयद अहमद अली खां और मोहम्मद इकबाल इन दोनों के पॉलिटिकल आइडियाज़ अबाउट नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, इन दोनों आइडियाज़ के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। तो जिस किसी का भी 11-12 में हिस्ट्री था, आप सब सैयद अहमद अली खां के नाम से वाकिफ़ है और मोहम्मद इकबाल के नाम से भी आप लोग वाकिफ़ है, क्योंकि आप लोगों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना, ये पोएम सुना है जो कि मोहम्मद इकबाल की रचना है। तो मोहम्मद इकबाल को एज अ पोएट, एज अ फिलोसोफर आप लोग जानते हैं, उनके शायरी, उनके कविता भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उनके पॉलिटिकल आइडियाज़, ख़ास करके नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म के मामले में उनके पॉलिटिकल आइडियाज़, उनके सोच क्या था, इस बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा काम है उसी पोएट के, उसी शायर के नज़र से कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, इन दोनों आइडियाज़ को हम किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है सर सैयद अहमद अली खां के, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश शासन इंडिया में शुरू हुआ है। ओके, सिपाही म्यूटिनी नहीं हुआ है, उसके सिपाही म्यूटिनी के 40 या 50 साल पहले की बात है। सैयद अहमद अली खां पैदा हुए एक ऐसे परिवार में जो परिवार मुग़ल साम्राज्य के साए में पलते थे। मुग़ल सम्राटों का आशीर्वाद उनकी फैमिली पर बरकरार था और उसी फैमिली में सैयद अहमद अली खां पैदा हुए। तो देखिए, हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन शुरू हुआ है, और कैसे ब्रिटिश ज़माने से पहले हमारे भारत में मुसलमान शासन हुआ करता था, ये सब आप लोग जानते हैं। और मुग़ल साम्राज्य के मुग़ल साम्राज्य का ख़त्म होने के साथ साथ ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो मुग़ल साम्राज्यवाद को ख़त्म करके ही उसके चिता पर खड़ा हो गया था। तो जैसे ही मुग़ल साम्राज्य को और उनका प्रभाव को ख़त्म करके ब्रिटिश शासकों ने इंडिया पर अपना कब्ज़ा जमाया, अपना कॉलोनियल राज एस्टैब्लिश किया, तब क्या हुआ, इंडियन मुसलमानों के दिल में एक फियर साइकोसिस पैदा हो गया। मुसलमान लोग हमेशा से राज करते आए हैं, उन्हें किसी का हुकूमत पसंद नहीं, वो खुद हुकूमत करेंगे और सब उनके वश में रहेंगे, ऐसा ही उनका सोच था। तो जब ऐसी एक कम्युनिटी को तख्त से गिराकर कोई दूसरा आकर तख्त पर बैठ गया, तो नेचुरली वही मुसलमान लोगों के दिल में एक फियर सा, एक डर सा बैठ गया कि हमारा राज ख़त्म हुआ, हमारा प्रभाव ख़त्म हो गया और इंडियन हुकूमत पर अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिश लोग ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, वही अब हमारा सरकार है, हमारा शासक है। तो इसी सोच ने मुसलमान लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सुविधा और परिसेवाओं को लेने से रोक कर रखा। आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही मुसलमान शासकों को हटाकर अपना जगह बनाया था। तो इसी नाराज़गी के वजह से मुस्लिम कम्युनिटी, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी परिसेवाओं का व्यवहार इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को भली भांति पता था कि इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, इंडिया को शासन करने के लिए सिर्फ उनके अपने ब्रिटिश लोग ही काफ़ी नहीं हैं, इंडिया में रहने वाले लोगों के मदद से ही इंडिया को एडमिनिस्टर किया जा सकता है।
और इंडियंस तभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ बटा पाएंगे जब इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन, खास करके वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त होगा। तो इसलिए इंडियन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ परिचय करवाने के लिए और एडिक्वेटली इंग्लिश एजुकेशन में एजुकेटेड करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिए, तब हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, हिंदू कम्युनिटीज़ के फैमिलीज़ इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त कर लिया और वेस्टर्न एजुकेटेड होने की वजह से उन्हें ब्रिटिश ऑफिसेस में, सरकारी दफ्तरों में नौकरी भी मिलने लगी और इस वजह से ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी का इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन धीरे धीरे डिवेलप्ड होता रहा। लेकिन कंपेयर्ड टू द हिंदू कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की ओर देखें तो मुसलमान लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इन सब परिसेवाओं का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा। मुसलमानों के दिल में नाराज़गी था कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ही उनका राज ख़त्म हुआ और ब्रिटिश को हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक संदेह के नज़र से देखा करता था। और आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासकों को भी मुसलमान जात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था और इसी वजह से जब 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुआ था, तब इस सिपाही म्यूटिनी को ही ब्रिटिश सरकार एक साजिश का नाम दिया था। किसने रचा ये साजिश? इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने ही ये साजिश रचा है ब्रिटिश शासकों को इस देश से हटाने के लिए, जो कि सच नहीं था। सिपाही म्यूटिनी एक बहुत लार्ज स्केल रेवोल्यूशन था जिसमें इंडियन आर्मी शामिल थे और ये म्यूटिनी किस लिए हुआ था आप सब जानते हैं। इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर, इन सबको ठेस पहुंचाकर जब ब्रिटिश सरकार ने अपने वैल्यूज़ और अपना बिलीव्स आर्मी पर थोपने की कोशिश की, तभी इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया और वही सिपाही म्यूटिनी का रूप लेकर पूरा ब्रिटिश सरकार को जैसे हिलाकर रख दिया था। इस वजह से सिपाही म्यूटिनी को ही इंडिया का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया क्योंकि हमने मुसलमान शासकों को इस देश से हटाकर अपना राज कायम किया है, तो नेचुरली मुसलमानों ने रिवेंज लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए हमारे खिलाफ इस म्यूटिनी का साजिश किया। और ऐसा सोचने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति और भी कठोर होने के लिए इनकरेज किया। तो ब्रिटिश सरकार मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ चले गए और जो भी परिसेवाएं दूसरे कम्युनिटीज़ को देते थे, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उन परिसेवाओं से वंचित करता गया और धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक डिवाइड एंड रूल का गेम भी ब्रिटिश शासकों ने शुरू कर दिया। ये सब इतिहास आप लोग जानते हैं। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब सैयद अहमद अली खां मुसलमान परिवार में पैदा हुए, पले बड़े और ऐसा एक परिवार में जिसमें जो परिवार मुग़ल सम्राटों के साए में था, उन्हीं के पैट्रोनेज में था, लेकिन ऐसे परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आप सबको देखकर हैरानी होगी कि सैयद अहमद अली खां ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और साम्राज्यवाद को समर्थन किया था। हाँ, सैयद अहमद अली खां अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरू में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समर्थन किया था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को समर्थन किया था। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि सैयद अहमद अली खां ने देखा था
कि हिंदू और दूसरे कम्युनिटी के लोगों के मुकाबले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितने पीछे पड़े हैं। जब हिंदू कम्युनिटी वेस्टर्न एजुकेशन और दूसरे सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, अपना सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन को बेटर बना रहे थे, तब भी मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ कुरान, शरिया और रिलीजियस एजुकेशन की गिरफ्त में बंद था और वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वो अपना करियर, अपना प्रोफेशन में भी पीछे रह गए थे। जब हिंदूज़ को सरकारी दफ्तरों में नौकरी मिल रहा था और उनका सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में सुधार आ रहा था, तब भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत पीछे पड़े थे। तो ये देखकर सैयद अहमद खान को लगा कि ब्रिटिशर्स अगर हमारे देश में नहीं आते और ये सब सुविधाओं, ये सब वेस्टर्न एजुकेशन, कल्चर और वैल्यूज़ हमारे देश में इंट्रोड्यूस ना करते, तो सदियों से हम लोग एक मेडिएवल और पुराने ज़माने में ही रह जाते। तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, इसके पीछे वजह यही है कि ब्रिटिश सरकार ने हम इंडियंस के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। ये जो वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज़ है, जिनमें हम लोग देख रहे हैं लिबरलिज़म, रैशनलिज़म, सेकुलरिज़म, ये सब वैल्यूज़ जो है वो सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है और ये सब कॉन्सेप्ट्स और इन कॉन्सेप्ट्स का हवा हमारे देश तक पहुंचता ही नहीं अगर ब्रिटिश शासन यहाँ पर शुरू ना होता। तो सैयद अहमद अली खान ने कहा, जिस तरह हिंदू कम्युनिटी ब्रिटिश सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न आइडियाज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह इंडियन मुस्लिम्स को भी ये सब आइडियाज़ को जानना है, लिबरल होना है, रैशनल होना है और वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करके अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाना है। तो इसलिए सैयद अहमद अली खान ये देखते हुए भी कि सिपाही म्यूटिनी के वक्त मुसलमानों पर ब्रिटिश सरकार ने कितना जुल्म किया, हालांकि उनके अपने परिवार के लोग ही बहुत पीड़ित हो रहे थे जब ब्रिटिश सरकार बहुत ही सख्ती के साथ सिपाही म्यूटिनी को सप्रेस करने की, उसको रोध करने की कोशिश कर रहे थे, तब सैयद अहमद अली खान के अपने परिवार के लोगों को भी बहुत जुल्म और सितम सहना पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट किया, सिर्फ एक ही वजह से कि अगर ब्रिटिश शासक यहाँ ना आते तो उनका सिविलाइजेशन, उनका वैल्यूज़, उनका लिबरल आइडियाज़ भी हम तक नहीं पहुँचता और हमें इन्हीं का फ़ायदा उठाकर अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया, शुरू में ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से नहीं परिचित थे। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज। तो इस कॉलेज को सैयद अहमद खान ने क्यों इस्टेब्लिश किया? ताकि मुसलमान लोग भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों की तरह वेस्टर्न एजुकेशन का सुविधा प्राप्त कर सके और अपना करियर, अपना प्रोफेशन, इन सब को इम्प्रूव कर सके ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार आए। लेकिन साथ साथ आप लोगों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जब सैयद अहमद अली खान मुस्लिम कम्युनिटी को वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न एजुकेशन एडॉप्ट करने के लिए उत्साहित कर रहा था, तब सैयद अहमद अली खान ने ये भी बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को ना भूले। तो सैयद अहमद अली खान क्या चाहते थे कि एक बैलेंस बना रहे, एक संतुलन बना रहे, किसके बीच? एक तरफ वेस्टर्न एजुकेशन,
ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए नए नए आइडियाज़, कल्चर, सिविलाइजेशनल ट्रेट्स, और दूसरी तरफ मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम ट्रेडिशंस, इस्लामिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन सब के साथ भी लोगों का रिश्ता बना रहे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक शैपल जैसा एक मॉस्क भी बना लिया था। एक्चुअली सैयद अहमद अली खान ने देखा था कि किस तरह यूरोप में भी पश्चिमी सभ्यता को बचाए रखने के लिए हर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैंपस में एक चर्च या शैपल हुआ करता है, ताकि स्टूडेंट्स लोग वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन को प्राप्त करते वक्त अपना ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज़ को भी जहन में रखें और इन दोनों के बीच एक तरफ मॉडर्न लिबरल वैल्यूज़ और दूसरी तरफ रिलीजियस क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाए रख सके। तो इस तरह सैयद अहमद अली खान ने भी एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने एक मॉस्क बना दिया था, ताकि स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पढ़ने आए वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करते वक्त वो अपना रिलीजियस आइडेंटिटी और अपना ट्रेडिशन को ना भूले। ओके, तो सैयद अहमद अली खान कॉलोनियलिज्म का प्रशंसा करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करवाने के लिए इंडियन मुसलमानों को काफ़ी इनकरेज करते रहे। जब सवाल उठता है कि उनका नेशनलिज्म के बारे में आइडिया क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अपने ज़िंदगी की शुरुआत में, अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में सैयद अहमद अली खां एक बहुत ही लिबरल इंसान थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी में यकीन था और जो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस देश को आगे बढ़ाए और ब्रिटिश और वेस्टर्न कल्चर और सिविलाइजेशन का फ़ायदा उठाए। तो उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच कोई भेद या कोई डिस्टिंक्शन नहीं किए थे। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हम लोगों ने देखा कि सैयद अहमद अली खान की नेशनलिज्म की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के पीछे कुछ कारण भी थे। सैयद अहमद अली खान देख रहे थे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप भर में मुसलमानों के खिलाफ वेस्टर्न देशों की और वहाँ की नागरिकों का एक एग्रेसिव एटीट्यूड है। मुस्लिम्स को, मुस्लिम कल्चर को, मुस्लिम ट्रेडिशन को ब्रिटिश लोग इज़्ज़त नहीं करते थे, यूरोपियन लोग इज़्ज़त नहीं देते थे, जिस वजह से आप देखिएगा कि इस समय यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स शुरू हो रहा था। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्या है? जैसे वहाबी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट एक पैन इस्लामिक आइडिया का प्रचार करती है, जहाँ पे इंडियन मुसलमानों को उकसाया जाता है कि जब मुसलमान शासन कायम था, मुसलमान लोग ही पूरा देश पे राज करता था, उस वक्त की जो ग्लोरी, जो प्राइड मुस्लिम्स लोग एंजॉय करता था, वो आज कहीं खो गया है। तो उस खोया हुआ ग्लोरी, खोया हुआ प्रेस्टीज और सम्मान को वापस लाने के लिए मुसलमान लोगों को फिर से यूनाइटेड होना पड़ेगा। और ये यूनाइटेडनेस तभी आएगा जब मुस्लिम लोग अपना कल्चर, अपना बिलीव्स और अपना रिलीजियस वैल्यूज़ को दोबारा जागृत करें। तो ऐसा पैन इस्लामिक आइडियाज़ फैलाने के लिए जब मुसलमान समाज में वहाबी जैसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू हो रहा था,
तब इस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को काउंटर करने के लिए दूसरी ओर हिंदू ने भी अपना रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया। और आप लोगों ने आर्य समाज का नाम सुना होगा। दयानंद सरस्वती जी की नेतृत्व में ये जो आर्य समाज मूवमेंट आंदोलन इंडिया में शुरू हुआ, ये आंदोलन, इसका मकसद था किस तरह से हिंदुओं के दिलों में रिवाइवलिज्म की शुरुआत किया जाए, हिंदुओं को फिर याद दिलाना कि मुसलमान लोगों के आने से पहले किस तरह हिंदू राजाओं का राज यहाँ हुआ करता था और किस तरह का प्राइड, ग्लोरी हिंदू राजाओं लोग उस वक्त एंजॉय करते। तो उस खोया हुआ ग्लोरी को वापस पाने के लिए हिंदू समाज को फिर से जागृत होना है और मुसलमान समाज के खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो एक तरफ वहाबी और दूसरी तरफ आर्य समाज, ऐसे सिख सोसाइटी में भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था सिख कूका मूवमेंट, जहां सिख कम्युनिटी ने भी ऐसा एक पैन सिखिज्म का आइडिया प्रचार करना शुरू किया था। तो मतलब इस समय हर किसी रिलीजियस कम्युनिटी अपना खोया हुआ ग्लोरी वापस पाने के लिए कुछ ना कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे। और हमें देखकर ये हैरानी होती है कि सैयद अहमद खान जैसे एक एडुकेटेड, इतना रैशनल, इतना लॉजिकल एक इंसान भी धीरे धीरे ऐसी पैन इस्लामिक आइडियाज़ की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इंडियन नेशनलिज्म नाम की जो नेशनलिज्म, इस नेशनलिज्म की आइडिया फैल रहा है, वो एक्चुअली इंडियन नेशनलिज्म नहीं, एक किस्म का हिंदू नेशनलिज्म है। अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन ब्रिटिश राज इस देश को छोड़कर चले गए, ये देश इंडिपेंडेंट हो गए, तो इस देश में हिंदू डोमिनेशन या हिंदू राज इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। और तब क्या होगा? हिंदू डोमिनेशन की वजह से इस्लामिक आइडियाज़, इस्लामिक कल्चर और मुस्लिम लोगों का एग्जिस्टेंस जो है उसको हानि पहुंचेगा। देयर विल बी अ जेन्युइन थ्रेट टू द इस्लामिक वैल्यूज़, बिलीव्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ऐसा सोचने सैयद अहमद खान की नेशनलिज्म को बहुत ही नैरो, बहुत ही पैरोकियल बना दिया, बहुत ही संकीर्ण हो गया उनका नेशनलिज्म का सोच। तो पहले शुरुआत में जो सैयद अहमद अली खान नेशनलिज्म से समझते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वही सैयद अहमद अली खान नेशनलिज्म का मतलब समझने लगे सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम लोगों का एग्जिस्टेंस, उनकी सुरक्षा। और एक ऐसा वक्त आया जब सैयद अहमद अली खान के इसी नैरो नेशनलिज्म की सोच की वजह से ही हिंदू मुस्लिम्स दो सेपरेट नेशन जैसा आइडिया बना, जिस वजह से बाद में पाकिस्तान राष्ट्र का पैदाइश हुआ। तो अगर सवाल उठता है कि सैयद अहमद अली खान का नेशनलिज्म किस दिशा में जा रहा था, तो हमारा उत्तर यही होगा कि जो नेशनलिज्म का आइडिया शुरू हुआ था एक लिबरल आइडिया के रूप में, सभी इंडियन नागरिकों के यूनिटी के रूप में, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट पैरोकियल या नैरो बन गया, जहाँ सब कम्युनिटीज़ को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम और इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया और इस्लामिक लोगों की कल्चर, उनकी बिलीव्स, उनकी सोच और उनका एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का आइडिया भी धीरे धीरे निकल आया। तो सैयद अहमद अली खान बेसिकली कॉलोनियलिज्म के प्रति श्रद्धाशील थे, इसलिए कि अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म शुरू ना होता तो इंडियन सिस्टम, इंडियन सोसाइटी, इन सब को वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर और लिबरल हवा नहीं मिलता। और नेशनलिज्म
जब बात आती है उनकी नेशनलिज्म के आइडियाज़ को, तो सैयद अहमद अली ख़ान नेशनलिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की नेशनलिज्म समझते थे, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी सुरक्षा, उनकी आइडेंटिटी की सुरक्षा, यही उनके लिए नेशनलिज्म था। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे यूरोप भर में मुसलमानों के खिलाफ यूरोपियन पावर्स का एक एग्रेसिव एटीट्यूड है, मुसलमानों को विश्वास ना करना, उन्हें हमेशा समाज में एक कॉर्नर में रखना, ये जो टेंडेंसी, यही सैयद अहमद अली ख़ान को रिवाइवलिस्ट सोच में डूब जाने के लिए इनकरेज किया और उन्हीं के दिमाग से टू नेशन थियरी जैसा कुछ सेपरेटिस्ट आइडियाज़ बाहर निकल आया, जो सच में इंडियन नेशनलिज्म के लिए और इंडिया के लिए हानिकारक साबित हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सैयद अहमद अली ख़ान के कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के बारे में सोच। अगले क्लास में मैं आप लोगों को मोहम्मद इकबाल की सोच के बारे में बताऊंगी, उनका नेशनलिज्म क्या था। तब तक आप लोग मेरे लेक्चर सुनते रहिए और अगर कोई सवाल मन में आए तो पोस्ट कीजिए। थैंक यू एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास।